अल्लाह का बंदा और कई थे चोर। सुनने वाले कहते थे अली बाबा 40 चोर। एक राजा जिसके इंसाफ की दी जाती मिसाल, सुनने वाले कहते थे उसको विक्रम बेताल। हिम्मत वाले बहादुर हातिम और सिंधबाद, जोश भरे थे भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद। तेनाली राम पंचतंत्र की कहानियां नानी दादी ने दी थी कितनी निशानियां। कुछ तो अफलातून के किस्से, कुछ बिरबल की बताएं। आओ तुम्हें कहानी सुनाए, आओ तुम्हें कहानी सुनाए, आओ तुम्हें कहानी सुनाए। जादूगर लोमड़ी और चालाक खरगोश। प्यारे बच्चों, एक जंगल में एक मेहनती, होशियार और चालाक खरगोश रहता था। वो बहुत ही मशहूर था। एक बार उसने सोचा, जिंदगी भर इस जंगल में भटकते रहने से अच्छा है कि शहर चला जाए। वहां कोई नौकरी कर लेंगे या कोई हुनर सीख लेंगे। और एक दिन वो शहर जा पहुंचा। शहर में उसकी मुलाकात एक जादूगर लोमड़ी से हुई। लोमड़ी के जादू से शहर के सभी जानवर वाकिफ थे। लोमड़ी जादू से कभी हिरन को बत्तख बना देती तो कभी बत्तख को बंदर, कभी चिड़िया बनाकर ऊंचे आसमान में उड़ती थी तो कभी मछली बनकर तालाब में तैरने लगती थी। सारे शहर में लोमड़ी को जादूगरनी के नाम से पहचाना जाता था। खरगोश ने शहर आने का मकसद बताया। लोमड़ी ने उसे अपने घर नौकरी पर रख लिया। खरगोश ने भी सोचा कि जादूगरनी के साथ रहकर मैं भी जादू सीख जाऊंगा। उसने खुशी खुशी लोमड़ी की नौकरी कर ली। लोमड़ी बहुत ही चालाक थी। वो किसी को भी अपना फन नहीं सिखाती थी। इतना ही नहीं, जिस कमरे में उसकी जादू की किताबें और सामान थे, उसे हमेशा बंद रखती थी। उस कमरे की चाबी लोमड़ी 24 घंटे अपने कमर में टांगे रहती थी। खरगोश ने भी ठान लिया था कि वो जादू सीख कर ही रहेगा, पर लोमड़ी बहुत ही चौकन्नी रहती थी। घर की सफाई की जिम्मेदारी खरगोश पर थी। एक दिन लोमड़ी गुसलखाने में चाबी भूल गई। खरगोश को जैसे मन की मुराद मिल गई, क्योंकि उसके हाथ उस कमरे की चाबी जो लग गई थी। उसने मौके का फायदा उठाकर दूसरी चाबी बनवा ली। जादूगर लोमड़ी जब बाहर जाती या फिर सोती रहती थी, तब खरगोश चुपके से उस कमरे में घुस जाता था और खामोशी से जादू की किताबें पढ़ लेता था। धीरे धीरे खरगोश भी जादूगरी में लोमड़ी की तरह ही माहिर हो गया। उसे भी जादू करना आ गया था। एक सुनसान रात में लोमड़ी बाहर थी और खरगोश जादू सीख रहा था, और अचानक घर में लोमड़ी आ गई। खरगोश को जादू के कमरे में देखकर उसे पहले तो ताज्जुब हुआ। वो गुस्से में बोली, दगाबाज खरगोश, मेरे ही घर में घुसकर चोरी चोरी जादू सीखता है तू। सिर्फ किताबें पढ़ने से कोई जादूगर नहीं बन जाता। ठहर, तुझे इसकी सजा मिलेगी। तुझे तोता बनाकर पिंजरे में कैद करके दरवाजे पर टांग दूंगी मैं, समझे? अबराकडाबरा, अबराकडाबरा, अबराकडाबरा। लोमड़ी जादुई आवाजें निकालने लगी। उससे पहले खरगोश ने अपना जादू चलाया और सफेद कबूतर बनकर खिड़की से बाहर उड़ गया। आसमान में उड़ते वक्त खरगोश को बहुत मजा आ रहा था। वो नीचे दिखाई दे रहे छोटे छोटे घरों और पेड़ों को देख रहा था। उसे ये देखकर मजा आ रहा था कि तभी यकायक उस पर किसी ने हमला कर दिया। खरगोश अपनी होशियारी की वजह से बच गया। खरगोश समझ गया कि ये हमला जादूगर लोमड़ी ने
उसे मारने के लिए ही करवाया था। उसी वक्त खरगोश ने जादू चलाया और अगले ही पल देखते ही देखते वो एक खूबसूरत अंगूठी बन गया और अंगूठी बनकर गिरा बादशाह के बागीचे में। यहां बादशाहत शेर साहब की थी। बागीचे में खूबसूरत आंखों वाली, सुनहरे बालों वाली बादशाह की बेटी दोस्तों के साथ खेल रही थी। उसकी नजर अंगूठी पर पड़ी। उसने झट से अंगूठी उठाई और पहन ली। शेर की बेटी शेरनी को वो अंगूठी बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा ये अंगूठी मैं बादशाह सलामत को दिखाऊंगी और दौड़ते हुए महल के अंदर जाने लगी। इतने में एक खूबसूरत जवान लड़के ने उसका रास्ता रोका और बोला, सुनो शहजादी, ये अंगूठी मुझे दे दो और बदले में जो चाहिए मुझसे ले लो। मैं ये अंगूठी हरगिज तुम्हें नहीं दूंगी। ये अंगूठी सीधे आसमान से मेरे पास गिरी है। जिस तरह बारिश की बूंदें जिस पर पड़ जाए उसी की होती हैं, उसी तरह क्या बारिश की बूंदों पर किसी का हक होता है? मैं ये अंगूठी तुम्हें नहीं दूंगी। तुम्हें पता है, मैं यहाँ के बादशाह की बेटी हूँ। मुझे जो भी चाहिए होता है मेरे अब्बा हुजूर मुझे वो लाकर देते हैं। अब तुम जाओ यहाँ से। ऐसा बोलकर शेरनी महल में जाने लगी। बच्चों, क्या तुम जानते हो ये लड़का कौन था? ये जादूगर लोमड़ी थी। पहचान लिया ना? शेरनी ने अंगूठी देने से इनकार कर दिया तो जादूगर लोमड़ी ने बादल बनकर जोरदार गरजने की आवाज की। ये सुनकर शेरनी डर कर भागने लगी। हड़बड़ाहट में अंगूठी गिर गई। अंगूठी जमीन पर गिरते ही लोमड़ी चूहा बनकर उस पर झपटी। उसे चूहा बनते देखकर खरगोश झट से बिल्ली बन गया और हमला कर दिया चूहे पर। अपने नुकीले दांतों से चूहे की गर्दन पकड़ी और दबाकर मरोड़ दी। चूहे की रूह निकल गई और जादूगर लोमड़ी मर गई। अब खरगोश फौरन अपनी असली शक्ल में आ गया। खरगोश फिर से शेरनी के सामने अपनी असली शक्ल में आ गया। जवान, खूबसूरत, भूरी आंखों और सफेद बालों वाला, लाल लाल नाक वाला खरगोश शहजादी शेरनी को बहुत अच्छा लगा। शहजादी ने खरगोश की जादूगरी अपनी आंखों से देखी थी और उसे खरगोश से बेहद मोहब्बत हो गई। उसने खरगोश से शादी करनी चाहिए। बादशाह शेर और बेगम शेरनी ने भी कोई ऐतराज नहीं किया। उन्हें भी खरगोश अच्छा लगा। उन्होंने खरगोश को दामाद कबूल कर लिया। शहजादी और जादूगर खरगोश की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। बादशाह शेर और बेगम शेरनी बादशाहत का काम शहजादी और खरगोश के हवाले करके दुनिया की सैर करने चले गए। बच्चों, कैसी लगी ये कहानी और कैसा लगा जादूगर खरगोश? इंसान अगर होशियार हो तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। बच्चों, एक गांव के बाहर एक टूटा हुआ मकान था। उस मकान में एक बंदर, एक बिल्ली और एक चिड़िया साथ साथ रहते थे, जो मिलता बांट कर खाते थे। एक दिन बिल्ली बोली, आज हम खीर बनाएंगे। ये बात बंदर और चिड़िया दोनों को अच्छी लगी। दोनों के मुंह में पानी आ गया। खीर बनाने के लिए 4 चीजें चाहिए। कहां से लाएंगे, कैसे लाएंगे? बिल्ली ने बंदर से कहा, जाओ जाके थोड़ा सा गुड़ ले आओ। बंदर बोला, ये तो बहुत आसान है। बिल्ली ने चिड़िया से कहा, तुम चावल लेकर आओ। चोंच में भर भर कर 50 बार ले आओगे तो हो जाएगा। चिड़िया बोली,
मैं ले आती हूँ। दूध लाने के लिए बिल्ली खुद तैयार हो गई, क्योंकि खीर तो वही पकाने वाली थी। तीनों ने अपना अपना काम शुरू किया। बंदर गुड़ ले आया, चिड़िया चावल ले आई और बिल्ली किसी के घर से दूध का कटोरा उठा लाई। बंदर पास के तालाब से पानी भी ले आया। चूल्हे पर पतीला रखकर बिल्ली खीर पकाने लगी। सब बहुत ही खुश थे और गाना गाने लगे। मीठी मीठी खीर, प्यारी प्यारी खीर, मीठी मीठी खीर, प्यारी प्यारी खीर। फिर बिल्ली बोली, अच्छा सुनो, पहले तुम लोग तालाब से नहा कर आओ। बंदर और चिड़िया दोनों तालाब में नहाने चले गए। खीर तैयार हुई। बिल्ली को लालच आई और वो सारी खीर खा गई। बर्तन धोकर वैसे ही रख दिया और कपड़े से बांधा और कोने में चादर ओढ़कर सो गई, ये दिखाने के लिए कि उसने तो खीर नहीं खाई। बंदर ये सोचकर परेशान हो गया कि बिल्ली तो सो रही है, फिर खीर खाई किसने? तो बंदर ने पूछा, बिल्ली मौसी, तुम सोई क्यों हो? और खीर का क्या हुआ? बिल्ली चादर के अंदर से बोली, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं आराम करती हूँ। तब तक तुम दोनों खीर खा लो और मेरा हिस्सा अलग से रख देना, मैं बाद में खा लूंगी। बंदर ने बर्तन नीचे उतारा। खाली बर्तन देखकर दंग रह गया। उसने देखा कि इसमें तो खीर है ही नहीं। फिर उसने बिल्ली से पूछा, बिल्ली मौसी, बर्तन में तो खीर है ही नहीं। और इस पर ढोंगी बिल्ली बोली, खीर नहीं है तो किसी ने चुरा लिया होगा। खीर बनाकर रख दिया था, अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं आकर यहाँ पर सो गई। कब चोर आकर ले गया पता ही नहीं चला। बंदर बोला, बिल्ली मौसी, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो गए थे तालाब पर नहाने और नहाकर आए फौरन। इतने कम वक्त में चोर आएगा कैसे? खीर खा के जाएगा कैसे? और बिल्ली बोली, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं तो बीमार पड़ी हूँ, मैं तो सो रही थी। बंदर को शक हुआ कि बिल्ली सारी खीर खा गई और अब बीमारी का बहाना करके सो रही है। आगे बढ़कर उसने बिल्ली की चादर खींच ली और देखा कि बिल्ली का पेट भरा हुआ था और उसको यकीन हो गया कि बिल्ली ने ही सारी की सारी खीर खाई है। बंदर को गुस्सा आया और बोला, सारी खीर तुम चट कर गई हो। सच सच बोलो, अभी हमसे झूठ बोलो नहीं। इस पर ढोंगी बिल्ली बोली, देखो तुम्हारा पेट भरा हुआ है, बीमारी की वजह से फूल गया है। बंदर बोला, ऐसा क्या? तुम हमें बेवकूफ समझती हो? इस पर बिल्ली फिर पलट कर बोली, खीर तुम दोनों ने मिलकर खाई होगी जाकर। मुझे सोई हुई देखकर तुम दोनों ने काम कर दिया तमाम और अब मुझ पर ही लगा रहे हो इल्जाम। बंदर ने उसका झूठ पकड़ लिया और साबित करने के लिए उसने एक प्लान बनाया। और फिर बंदर बोला, ठीक है बिल्ली मौसी, अब ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं। हम इम्तिहान लेंगे, अपने आप पता चल जाएगा कि चोर कौन है। इम्तिहान के लिए हम एक खाली घड़ा लेंगे और उसे तालाब पर ले जाएंगे, उसे पानी पर रख देंगे और उस पर बैठकर बोलेंगे कि अगर मैंने खीर खाई हो तो घड़ा डूब जाए। ऐसा हर किसी को बोलना होगा। जिस किसी ने खीर खाई होगी उसका घड़ा डूब जाएगा। तो चलो अभी चलते हैं, फौरन तालाब पर जाते हैं। चलो। इम्तिहान के लिए बिल्ली को भी मजबूरन जाना पड़ा। पहले बंदर घड़े पर बैठा और बोला, मैं बंदर, अगर मैंने खीर खाई हो तो ये घड़ा डूब जाए। बंदर ने खीर नहीं खाई थी, इसलिए घड़ा नहीं डूबा।
वो बाहर आया और फिर चिड़िया घड़े पर बैठी और बोली, चिड़ चिड़ चिड़ी, अगर मैंने खीर खाई तो ये घड़ा डूब जाए। चिड़िया ने भी खीर नहीं खाई थी, इसलिए वो घड़ा तैरता रहा। वो धीरे धीरे घड़े के पास आई और वो घड़े पर बैठने लगी। वो डरी हुई थी कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। मारे डर के वो कांपते हुए घड़े पर बैठी और घड़ा डगमगाने लगा। वो डर के बोली, खीर खाई हो तो ये घड़ा डूब जाए। बिल्ली जैसे ही घड़े पर बैठ गई तो घड़ा डूबने लगा। बोलते बोलते कांप भी रही थी, इसलिए घड़ा पानी में पलट गया और बिल्ली पानी में गिर गई। घड़ा तो डूबा, साथ में बिल्ली भी डूबी। तो देखा मेरे नन्हे दोस्तों, झूठ और चोरी का फल बिल्ली को कैसे मिला। बच्चों, एक बहुत बड़ी नदी में एक जोड़ी रहती थी। जोड़ी मतलब मियां बीवी। पर इंसानों की नहीं, मगरमच्छों की। उसमें से एक मगरमच्छ रोज सुबह नरम धूप लेने के लिए नदी किनारे आता था। नदी के किनारे आम के बहुत से पेड़ थे। एक बार आम के मौसम में सब पेड़ों को भरपूर लाल लाल पीले पीले आम के फल लगे। आम खाने के लिए एक बंदर भी वहां आने लगा। बंदर और मगरमच्छ रोज एक दूसरे को देखते थे। क्यों, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? आहिस्ता आहिस्ता आपस में ऐसी बातें करने लगे। कुछ दिनों में दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। बंदर रोज मीठे मीठे आम निकालकर मगरमच्छ को खिलाने लगा और मगरमच्छ रोज आम खाकर बहुत खुश होता था। एक बार बंदर ने थोड़े ज्यादा आम दिए मगरमच्छ की बीवी के लिए। मगरमच्छ की बीवी वो मीठे आम खाकर बहुत खुश हुई, पर वो बहुत ही जालिम थी। उसके दिल में ख्याल आया, रोज रोज ऐसे मीठे आम खाने वाले बंदर का दिल कितना मीठा होगा। अगर उसका दिल खाने को मिल जाए तो कितना मजा आ जाएगा। और उसने इस बात का जिक्र अपने शौहर से किया। मगरमच्छ को गुस्सा आया और वो बोला, बेवकूफ, वो बंदर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसके बारे में ऐसा बुरा सोचोगी तो खबरदार। लेकिन बीवी ने जिद पकड़ ली, न खाना न पीना, बस रूठ के बैठ गई। वो सब मैं नहीं जानती। आप बंदर को यहाँ धोखे से लाइए, आप कुछ भी कीजिए, मुझे उसका दिल चाहिए ही चाहिए। आखिर में मगरमच्छ ने बीवी की जिद के आगे हार मान ही ली और बड़े दुखी मन से वो नदी के किनारे आया। उसे अब बंदर से झूठ बोलना था। सच बता देता तो बंदर उसके घर थोड़े ही आता। मगरमच्छ ने बंदर से कहा, बंदर भैया, आपने जो आम का तोहफा मेरी बीवी के लिए भेजा था, उससे वो बहुत खुश हुई है, इसलिए उसने तुम्हें घर पर बुलाया है। हमें मेहमान नवाजी का मौका दो ना, दावत खाने को मिलेगी। ये सोचकर बंदर के मुंह में पानी आ गया और फौरन चलने के लिए राजी हो गया। वो मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर चल दिया। नदी में आधा सफर तय करने के बाद मगरमच्छ से रहा न गया और उसने बंदर को सब सच बता ही दिया। वो बोला, बंदर भैया, मुझे माफ करो, असल में मैंने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हें खाने के बहाने बुलाकर तुम्हारा कत्ल करके तुम्हारा मीठा मीठा दिल खा जाना ही मेरी जालिम बीवी का इरादा है। क्या करूं मैं, मेरी तो कोई बात सुनती ही नहीं। बाप रे, ये सुनकर बंदर तो दिल ही दिल में कांप उठा। लेकिन वो बंदर बहुत ही होशियार था, समझे। उसने सोच कर कहा, बस इतनी सी बात है क्या? अरे फिर मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? मगरमच्छ चौंक गया। क्यों भाई? अरे हम बंदर अपना दिल पेड़ पर लटका कर रखते हैं, हाथ में लेकर थोड़े ही घूमते हैं कभी। चलो चलो, मुझे फिर से किनारे पर ले चलो, मैं पेड़ से अपना दिल लेकर आता हूँ, फिर तुम्हारी बीवी के पास चलेंगे, ठीक है ना? बंदर ने जो कहा वो बेवकूफ मगरमच्छ को सच लगा। मगरमच्छ बंदर को लेकर नदी के किनारे आया।
किनारे पहुंचकर बंदर फुर्ती से कूद गया और फौरन पेड़ पर चढ़ गया। जब एहसास हो गया कि वो महफूज है तो फिर बोला, अबे नादान मगरमच्छ, दिल कभी बदन के बाहर रख सकते हैं क्या? तुम मुझे धोखा दे रहे थे, लेकिन मैं अपनी समझदारी से बच गया। गद्दार कहीं के, मेरी दोस्ती का यही सिला देने वाले थे तुम। अब बैठो हाथ पर हाथ रखकर। एक जंगल में एक शेर रहता था। वो बहुत ही घमंडी था और इस खुशफहमी में मुब्तला था कि उससे ज्यादा ताकतवर इस जंगल में कोई नहीं है। एक दिन शेर शिकार करके एक पेड़ के नीचे बैठा अपने शिकार को खा रहा था। इतने में वहां एक कौवा आकर बैठ गया। कौवा बातूनी, चालाक और इधर उधर की बात करने में बहुत मशहूर था। वो शेर की खिल्ली उड़ाने के बारे में अक्सर सोचा करता था। आज मौका देकर उसने शेर से कहा, अरे शेर भाई, अगर आप नाराज ना हो तो आपको कुछ बताना चाहता हूं मैं। शेर ने कहा, आप समझते हैं कि आप जैसा ताकतवर इस जंगल में कोई नहीं है? ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान है और ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। कौवे की बात सुनकर शेर बेचैन हो उठा और सोचने लगा कि इस दुनिया में कोई मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। इस बात का उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने आज तक इंसान को देखा ही नहीं था। इसलिए वो इंसान को तलाशने में लग गया। जो भी उसे मिलता था वो उससे पूछता था, क्यों रे, तूने इंसान को देखा है क्या? वो किस तरह का है? इंसान कैसा होता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो? मगर उसके सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया। इतने में उसे रास्ते में एक हाथी मिला। शेर ने हाथी को देखकर पूछा, क्यों रे हाथी भाई, तूने इंसान को देखा है क्या? मैं इंसान को खाना चाहता हूँ। मुझे इंसान में बहुत दिलचस्पी है। मैंने उसे देखा है और महसूस भी किया है। वो बहुत ताकतवर होता है। ये सुनते ही शेर तंजिया अंदाज में हंसते हुए आगे बढ़ गया। फिर रास्ते में उसे मिली एक लोमड़ी। शेर ने उसे देखकर पूछा, क्यों रे, तू तो जगह जगह घूमती रहती है। मुझे बता, तूने इंसान को कभी देखा है क्या? वो कैसा होता है? हाँ, मुझे कुछ लोमड़ी तो ने बता। हंसकर कहा, अरे आप कहीं पागल तो नहीं हो गए? ऐसे झगड़े में आप मत पड़िए। इंसान बहुत ही चालाक और होशियार होते हैं। वो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। मेरा तो ऐसा मानना है कि हम सभी जानवरों को उनसे होशियार रहना चाहिए। मगर शेर उसके मशवरे को नजरअंदाज करके गुर्राते हुए आगे बढ़ गया। दोस्तों, आगे क्या होता है जरा सोचो। शेर को सच में इंसान मिल गया। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। शेर उसके करीब जाकर उससे पूछने लगा, क्या रे, तू कौन है और यहाँ क्यों बैठा है? वो इंसान शेर को देखकर बहुत डर गया था, मगर ऐसा उसने शेर को महसूस नहीं होने दिया। उसने बड़ी चालाकी से अपने माथे पर शिकन तक नहीं आने दी और उल्टा शेर से पूछ बैठा, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम अपना रास्ता लो। यह सुनकर शेर हैरतजदा हो गया। उसे गुस्सा भी आया, लेकिन उसे इंसान को ढूंढना था, इसलिए उसने अपने गुस्से को जब्त करते हुए बड़े प्यार से पूछा, ओ भाई, मुझे इंसान की तलाश है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। तुमने कभी इंसान को देखा है क्या? मुझसे ज्यादा ताकतवर और चालाक तो इंसान बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर भी मैं उसे देखकर सच्चाई मालूम शेर करना की चाहता ये हूँ। बातें सुनकर इंसान के दिल से सारा डर निकल गया और हंसते हंसते उसने कहा, अगर तुझे सच में इंसान को देखना है तो मेरी बात मान, खुद को इस पेड़ से बांध ले, तुझे इंसान जरूर मिल जाएगा। वो शेर इंसान से मिलने के लिए इतना बेताब था
कि वो बिना सोचे समझे अपने आप को पेड़ से बांधने के लिए तैयार हो गया। और फिर शेर ने उससे कहा, मैं खुद को पेड़ से कैसे बांध सकता हूँ? क्या तुम मुझे पेड़ से बांध दोगे? शेर की ये बातें सुनकर आदमी ने हंसकर उसे हाँ कहा और फिर बातों ही बातों में शेर को मजबूती से पेड़ से बांध दिया। उसके बाद करीब रखी कुल्हाड़ी से उसका एक कान काट दिया और फिर दूसरा कान काटने से पहले ही शेर चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मेरा दूसरा कान मत काटो। मैं अच्छी तरह पहचान गया, इंसान जिसे कहा जाता है वो यकीनन तुम ही हो। तुम ताकतवर तो हो ही, उससे कहीं ज्यादा तुम चालाक भी हो। मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं इंसान को तलाशना बिल्कुल नहीं चाहूंगा। चाहो तो मैं दोनों नहीं, एक कान पकड़कर कसम खाता हूँ। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? इस कहानी से तुम्हें क्या सबक हासिल हुआ? यही कि ताकत से बड़ी होती है तदबीर और दिमाग। एक शहर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। दिन भर मेहनत करके उसे सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही नसीब होती थी। गरीब था लेकिन दिल का बहुत बड़ा था। दरवाजे पर आए किसी भी शख्स की वो बड़ी फराख दिली से खातिर करता। उसी गांव में एक अमीर ताजिर रहता था। उसके पास बहुत दौलत थी, लेकिन उसमें से कुछ खर्च हो ये उसे बर्दाश्त ना था। किसी जरूरतमंद की मदद के नाम पर उसका पारा चढ़ जाता, लेकिन उसकी बीवी बहुत रहमदिल थी। वो अक्सर अपने शौहर से कहती, अजी आपके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, इतनी कंजूसी किस काम की? हमें अल्लाह की राह में भी कुछ खैरात करनी चाहिए। हमारे पास जो दौलत है उसे नेक कामों में खर्च करने से वो कम नहीं होगी, समझे आप? अपनी बीवी की बातें उस ताजिर को जरा अच्छी नहीं लगती। अगर कोई गरीब भिखारी आता तो वो उसे डांट डपट कर भगा देता। एक दिन उस ताजिर के दरवाजे पर एक साधु आया और उसके आगे दस्ते हाजत फैलाया। आदत के मुताबिक वो उससे गुस्से से मुखातिब हुआ। क्यों भीख मांग रहे हो तुम? हाथ पैर तो सही सलामत है, तुम्हें शर्म नहीं आती? इससे पहले कि साधु कुछ कहता, ताजिर उसे मारने दौड़ा। बिना कुछ बोले साधु वहां से चला गया। घूमते घूमते वो साधु उस रहमदिल ब्राह्मण के घर पहुंचा। ब्राह्मण ने उसकी बात सुनी और अपनी हैसियत के मुताबिक उसे खाना वगैरह खिलाया। साधु रात में उसके घर में ठहर गया। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद वो साधु उससे बोला, ए गरीब ब्राह्मण, मैं साधु नहीं, भगवान विष्णु हूँ। तुम्हारी रहमदिली और गरीब परवरी से मैं बहुत खुश हूँ। तुम जो भी मांगना चाहते हो मांगो। ये बातें सुनकर ब्राह्मण ने साधु के पैर पकड़ लिए और बोला, भगवान, मैं आपकी खिदमत करता रहूं, बस मैं यही चाहता हूँ। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, और वो वहां से चले गए। ब्राह्मण के हालात सुधरने लगे, उसकी आमदनी बढ़ गई। जब ये बात उस ताजिर को मालूम हुई तो उसे बहुत अफसोस हुआ कि उसने नाहक उस साधु को भगा दिया था। वो उस साधु की तलाश में निकल पड़ा। शहर के बाहर काफी दूरी पर उसे वो साधु नजर आया। ताजिर ने दौड़कर साधु के पैर पकड़ लिए और कहा, जनाब मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अब आप मेरे घर आएंगे तो मैं आपकी खूब खातिर मदारत करूंगा। मुझे भी वरदान दीजिए। ये सुनकर साधु ने ताजिर से कहा, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है बेटे? ताजिर पशोपेश में पड़ गया कि क्या मांगे। उसने कुछ सोचा और आखिर साधु से बोला, घर जाकर मैं जो मांगूंगा मुझे मिल जाएगा साधु महाराज। इस पर साधु ने कहा, ठीक है, घर जाने के बाद तुम्हारी 3 ख्वाहिशात मैं पूरी कर दूंगा। इतना कहकर वो साधु गायब हो गया। ऐसा क्या मांगू जिससे मैं और अमीर बन जाऊं, ऐसा सोचते हुए वो अपने घर पहुंचा। उसने बहुत सोचा लेकिन किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। क्या मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी? कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एकदम बेचैन हो गया। उसी वक्त एक कौवा मुंडेर पर काएं काएं कर रहा था। उसकी आवाज से परेशान होकर उसने कहा, अरे ये कौवा क्यों परेशान कर रहा है? ये मर क्यों नहीं जाता? उसकी बात जबान से निकली थी कि कौवा नीचे गिरकर मर गया। ताजिर की अपनी बेवकूफी से एक वरदान जाया हो गया था। दोपहर का खाना खाने के बाद ताजिर बाग में जाकर एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया।
शाम तक सोचने के बावजूद वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। जब शाम तक ताजिर घर नहीं आया तो मुलाजिम बुलाने गया। उसने घर जाने से इनकार कर दिया और बोला, आज मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठा रहूंगा। जब ये बात ताजिर की बीवी को मालूम हुई तो वो खुद उसे बुलाने बाग में गई। ताजिर से उठा ही नहीं जा रहा था, वो उस पत्थर पर चिपक गया था। दूसरा वरदान उसने इस तरह बर्बाद कर दिया था, इस बात का उसे बहुत मलाल था। उसने सुबह से लेकर अब तक के सारे वाकयात अपनी बीवी को बताए तो उसकी बीवी समझाते हुए बोली, हमारे पास किसी चीज की कमी है, चलिए तीसरा वरदान मांगकर यहाँ से आजादी हासिल कीजिए। बुझे दिल से ताजिर बोला, मुझे यहाँ से आजाद कर दो। ये कहते ही ताजिर उस पत्थर से आजाद हो गया। उस दिन से उस ताजिर ने अपनी आदत बदल डाली। अब वो गरीबों और जरूरतमंदों का बहुत ख्याल रखने लगा था। बहुत साल पुरानी कहानी है। एक जंगल के पास एक गांव था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत ही गरीब था। एक झोंपड़ी ही उसका घर था। वो और उसकी बीवी जंगल में जाते, पेड़ काटते और लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करते थे। दोनों मिलकर मेहनत करके जीते थे और रोज खुदा से दुआ करते, कहते, ऐ खुदा, हमें हमारी मेहनत का अज्र दे। लालच, हसद और बुराइयों से हमें दूर रख। हम पर हमेशा तेरी मेहरबानी कायम रहे। जानते हो एक दिन क्या हुआ? रोज की तरह लकड़हारा लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया, लेकिन आज काटने के लिए उसे सूखा पेड़ कहीं नजर ही नहीं आया। पेड़ की तलाश में वो जंगल में इधर उधर घूमता रहा। यहाँ वहां घूम के बेचारा लकड़हारा बहुत थक गया। चलते चलते वो जंगल के एक कुएं के पास पहुंचा और अचानक उसे एक बढ़िया सा सूखा पेड़ नजर आ ही गया। वो बहुत खुश हुआ। जल्दी से पेड़ पे चढ़ा। खुशी खुशी उसने डालियां काटना शुरू की ही थी कि अचानक उसके हाथों से कुल्हाड़ी फिसल गई और कुएं में गिर गई। कुल्हाड़ी के गिरने से वो बहुत गमज़दा हो गया, रोने लगा। वो पेड़ से नीचे उतरा और कुएं के पास बैठकर जोर जोर से रोते हुए कहने लगा, खुदा, क्या यही है तेरी मेहरबानी? अब मेरे जैसा गरीब कर ही क्या सकता है? उसके ये कहने के बाद एक मौजज़ा हुआ। कुएं से जल परी जाहिर हुई। उसके सामने खड़े होकर उसने पूछा, अरे लकड़हारे, तुम रो क्यों रहे हो? रो नहीं तो क्या करूं? मेरी जिंदगी का सहारा मेरी कुल्हाड़ी कुएं में गिर गई है। अब मैं कैसे जीऊं? तब जल परी उससे मुखातिब हुई, अरे ऐसे रो मत, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी तुम्हें लाकर देती हूं। ये कहकर परी पानी के अंदर चली गई। फिर एक कुल्हाड़ी लेकर जाहिर हुई। लकड़हारे से पूछा, देखो तो जरा, क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? लकड़हारे ने कुल्हाड़ी को देखा। देखता क्या है कि कुल्हाड़ी सोने की है, पूरी तरह सुनहरी, चमचमाती हुई। उसने जलपरी से कहा, नहीं, ये नहीं है मेरी कुल्हाड़ी। ये सुनकर जलपरी फिर से पानी में चली गई और फिर दूसरी कुल्हाड़ी लेकर आई। उसने लकड़हारे से पूछा, अरे बाबा, अब बोलो, क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? लकड़हारा बस देखता ही रह गया। इस बार कुल्हाड़ी थी चांदी की, साफ सफेद चमकती हुई। लकड़हारे ने जलपरी से कहा, परी, ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। जलपरी फिर से एक बार पानी में चली गई और एक और कुल्हाड़ी लेकर आई। लकड़हारे को दिखाई। लकड़हारे ने देखा और खुशी से कहा, परी, यही है,
यही है मुझ गरीब की लोहे की कुल्हाड़ी। दे दो मुझे, ताकि मैं मेहनत करके अपनी जिंदगी खुशी से बिताऊं। उसकी ये बात सुनकर जलपरी खुश हुई और कहने लगी, लकड़हारे, खुदा ने मुझे तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए भेजा था। गरीब हो फिर भी तुम गैरतमंद और ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी का इनाम मैं ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हें इनाम में दे रही हूं। अब अपनी जिंदगी खुशी से गुजारो। एक दिन हसन एक अफसर की दाढ़ी बना रहा था। हसन की आदत थी दाढ़ी बनाते वक्त वो उस आदमी की तारीफ करता और उसको इसका फायदा भी पहुंचता था। इसी मकसद के तहत वो अफसर से बोला, मैं आपकी ऐसी दाढ़ी बनाऊंगा कि शेर खान भी शर्मा जाएगा। लकड़ी ले लो, सूखी और जलने में अच्छी। मैं दाढ़ी बनाने में उस्ताद हूँ। इधर देखिए हुजूर। किसे चाहिए लकड़ी? सूखी अच्छी लकड़ी। लकड़ी ले लो, सूखी और अच्छी। सब सीधी हैं सिर्फ एक को छोड़कर। लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो। ओ नहीं हसन, ये क्या है? यही है तुम्हारी उस्तादी क्या? ये हमेशा नहीं होता। ये पहाड़ी में रहने वाला गंगाराम अपनी लकड़ियां बेचने आया है। उसकी फटी और बेसुरी आवाज सुनकर मेरा हाथ बहक गया। आप रुकिए, मैं जरा उसकी खबर लेकर आता हूँ। लेकिन तुम्हारे बाहर जाने से मेरी आधी कटी मूछ वापस नहीं आएगी। अब बची हुई आधी मूछ भी साफ कर दो। हसन अफसर की बची हुई मूंछ काटकर गंगाराम से निपटने के लिए बाहर आता है और कहता है, गंगाराम, तुम गधे पर रखी इन सारी लकड़ियों के कितने पैसे लोगे? अरे खान साहब, अब मैं क्या बताऊं आपको? खुद समझकर इनके पैसे दे दीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि तुमने इसे बेचने के लिए कुछ ना कुछ तो कीमत तय की होगी ना। देखो, धंधे में तो यही होता है। बताओ, इसके कितने पैसे दूं मैं? बेफिक्र होकर बताओ। अच्छा, ऐसी बात है। अगर ऐसा है तो आम तौर पर मैं ये सारी लकड़ियां 5 सोने के सिक्कों में बेचता हूँ। ठीक है, तो ये लो 5 सोने के सिक्के और गधे पर रखी सारी लकड़ियां बक्से के समेत उस कोने में रख दो। खान साहब, वो लकड़ी का बक्सा जलने वाली लकड़ी के साथ नहीं है। लेकिन मैंने तुमसे गधे की पीठ पर रखी सारी लकड़ियों की कीमत पूछी थी और मैंने तुम्हें तुम्हारी बताई हुई कीमत भी अदा कर दी है। पर खान साहब, लकड़ी बेचने के धंधे में लकड़ी रखने वाला बक्सा शामिल नहीं होता। गंगाराम, मैं तुम्हारी बात हरगिज नहीं मानता। मैंने तुमसे गधे की पीठ पर रखी सारी लकड़ियों की कीमत पूछी थी। अगर तुम्हारा बक्सा लकड़ी का है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो, तुमने जबान दी है, अब तुम मुकर नहीं सकते। लेकिन हुजूर, ये बक्सा मेरी रोजी रोटी है। अगर आप इसे ले लेंगे तो मैं ये धंधा कैसे करूंगा, जरा ये सोचिए। अगर तुम्हारे पास ये बक्सा नहीं रहा तो तुम अपने सर पर लकड़ियां रखकर बेच सकते हो। नहीं नहीं हुजूर, ऐसा मत कीजिए, फिर हमें फांके करने पड़ेंगे। देखो गंगू, तुम्हें तो ये मालूम ही है कि मैं शाही खानदान का हजाम हूँ। अगर ये बात उन्हें पता चल गई तो तुम बक्से के साथ साथ गधा भी गंवा बैठोगे। समझ गए? ये जानते हुए कि उसके एहतिजाज का हसन पर कोई असर नहीं होगा, गंगाराम ने लकड़ियां बक्से समेत एक कोने में रख दी। दिल ही दिल में हसन को बुरा भला कहते हुए गंगाराम अपने घर वापस चला गया। वो बहुत दुखी था। गम और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। ये सब मेरी गलती थी। मुझे उसकी बातें बहुत गौर से सुननी चाहिए थी। लेकिन हसन ने भी मेरे साथ नाइंसाफी की है।
इस तरह सौदा थोड़ी ही होता है। गंगाराम को बेचैन और अपने आप से बातें करते देखकर उसकी बीवी ने पूछा, सुनिए जी, ये आपको क्या हो गया है? ये आप क्या बड़बड़ा रहे हैं? आपकी लकड़ियां तो बिखी गई है ना? ना सिर्फ लकड़ी, बल्कि गधे की पीठ पर लकड़ी रखने वाला बक्सा भी। क्या? गंगा ने अपनी बीवी को सारी बातें बताईं। तब फिक्रमंद बीवी ने कहा, या खुदा, ये तो सरासर नाइंसाफी है। आप शाही दरबार जाइए और उसकी शिकायत कीजिए। लेकिन ये मैं कैसे कर सकता हूँ? हसन तो शाही खानदान का हजाम है। चलो मान लेते हैं कि बादशाह ने हमारे हक में फैसला भी किया, तो वो हर हाल में हमारा जीना मुश्किल कर देगा। या अल्लाह, अगर ये बात है तो आप बीरबल से मिलिए। मैंने सुना है कि बीरबल ही एक ऐसा है जो हर एक के साथ इंसाफ करता है। हाँ, जो तुम कह रही हो ठीक लग रहा है। गंगाराम फौरन बीरबल से मिला और उसे सारी बातें सच सच बता दी। तो ये बात है। गंगाराम, तुम फिक्र मत करो। अब जैसा मैं कहता हूं तुम बिल्कुल वैसा ही करो। समझ गए? समझ गए? जी हुजूर। हुजूर, पिछली बार गंगाराम की बेसुरी आवाज की वजह से आपकी दाढ़ी अच्छी नहीं बनी थी। मैंने उसे एक अच्छा सबक सिखा दिया है। अब वो अपनी शक्ल कभी भी नहीं दिखाएगा। अरे शेर खान को छोड़िए, बादशाह भी आपको देखकर हैरत में पड़ जाएंगे। देखिएगा। हाँ। हसन खान साहब! ओ हसन खान साहब! हसन, ये क्या है? फिर वही हरकत? अब मैं कभी दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा। लेकिन हुजूर, ये बची हुई मूछ तो बनवा लीजिए। मैं इसे अपने आप बना लूंगा। हसन खान साहब! ओ हसन खान साहब! अब क्या है? अब यहाँ क्यों आए हो? पिछली बार तो मैंने तुम्हारी सारी लकड़ी खरीद ली थी। लेकिन मैं लकड़ी बेचने नहीं आया हूँ हुजूर। तो क्या अपना गधा बेचने आए हो, बेवकूफ आदमी? हसन साहब, पिछली बार जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती थी। अब उसे भूल जाएं। काम की बात करो। मेरा एक दोस्त है। तो क्या तुम इस बार उसकी लकड़ी लाए हो? जी नहीं, मेरे दोस्त के मुझ पर बहुत एहसान है। आज उसी की वजह से मैं और मेरा खानदान जिंदा है। मैंने कहा काम की बात करो। हुजूर, मैं चाहता हूं आप मेरे दोस्त की दाढ़ी बनाएं। तुम कितने अच्छे हो गंगाराम, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे ये बादशाह का फरमान हो। तुम सिर्फ एक मामूली लकड़हारे हो और मैं एक शाही हज्जाम हूँ। मैं क्यों तुम्हारे दोस्त की दाढ़ी बनाऊं? हाँ, चलो निकलो यहाँ से। मेरा दोस्त खास खूबियों का मालिक है। क्या मतलब? सुनिए, उसे जो भी मिलता है उसका मुस्तकबिल संवर जाता है। हाँ? मेरी तरफ देखिए, पहले मैं भी बहुत गरीब था। मेरा एक वक्त का खाना भी मुश्किल था। फिर मुझे वो दोस्त मिला और मेरी किस्मत बदल गई। अब मैं अपने खानदान के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ। हाँ, वाकई? अगर आप उसकी दाढ़ी बनाएं तो कौन जानता है कि आपकी भी किस्मत बदल जाए। हो सकता है आप शाही दरबार के 9 रत्नों में से एक रत्न हो जाएं। ठीक है, ठीक है। मैं चलता हूँ, लेकिन मैं पूरे 20 सोने के सिक्कों से कम नहीं लूंगा गंगाराम। ठीक है, वो आप अभी ले लीजिए। पैसे देने के बाद गंगाराम हसन को अपने घर ले आया। दाढ़ी बनाने की सारी तैयारी करने के बाद हसन ने कहा, गंगाराम, अब अपने दोस्त को बुलाओ। वो आपके सामने खड़ा है। शुरू हो जाएं।
गंगा, मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा। ये कैसे हो सकता है? ये कौन है? ये गधा आपके सामने खड़ा है। क्या हुआ अगर ये गधा है? ये बहुत ही होशियार है आपकी तरह। वो आपको परेशान नहीं करेगा। गधा? जी, गधा। ये मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। आप यहाँ उसकी दाढ़ी बनाने आए हैं। आप फौरन शुरू हो जाइए। गधे की दाढ़ी? कभी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं हसन साहब? थोड़ी देर पहले आप मेरे दोस्त की दाढ़ी बनाने पर राजी हुए थे। क्या आप भूल गए? आप उसके लिए पैसे भी ले चुके हैं। हाँ, लेकिन मुझे ये इल्म नहीं था कि तुम मुझसे गधे की दाढ़ी बनवाओगे। एक गधे की? मैं क्या कर सकता हूँ अगर एक गधा मेरा दोस्त है? आपने कबूल किया था, अब आपको इस गधे की दाढ़ी बनानी पड़ेगी। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं शाही खानदान का हजाम हूँ। मेरी बेइज्जती बादशाह की बेइज्जती करना है। मैं तुम्हें इस बदतमीजी का सबक सिखाता हूँ। मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तुम बादशाह के पास चलो अभी। ये कहकर हसन गंगाराम को शाही महल की तरफ लेकर चला। वो बोला, जहाँपना, मैं इस लकड़हारे गंगाराम के खिलाफ शिकायत लेकर आया हूँ। जहाँपना, मुझे भी इस हसन के खिलाफ शिकायत करनी है। बीरबल। जी जहाँपना। उनकी शिकायत सुनो, वो क्या कहते हैं। बोलो गंगाराम, हसन के खिलाफ तुम्हारी क्या शिकायत है? इसको नहीं बीरबल जी, मुझे इसके खिलाफ शिकायत करना है। रुको हसन, तुम तो इस महल के खिदमतगार हो, है ना? तो हम पहले इस आम आदमी गंगाराम की बात सुनेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है। गंगाराम ने सब लोगों के सामने सारे हालात बयान किए। तब हसन बोला, बीरबल जी, आप ही बताइए, क्या गधा एक इंसान का दोस्त कभी हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता हसन? हाँ? इस दुनिया में जो एक दूसरे के काम आते हैं वो आपस में दोस्त भी तो हो सकते हैं, चाहे वो एक गधा ही क्यों ना हो। बीरबल जी, उस वक्त गंगाराम ने मुझे ये नहीं बताया था कि उसका दोस्त एक गधा है। किसे दोस्त बनाना है किसे नहीं, ये इंसान खुद तय करता है। हम इसका फैसला करने वाले कौन होते हैं? और गंगाराम ने ये पहले ही बता दिया था कि तुम्हें उसके दोस्त की दाढ़ी बनानी है। पर जहाँपना, एक गधा आदमी का दोस्त कैसे हो सकता है? बताइए। क्यों नहीं हो सकता? अगर गधे की पीठ पर रखा बक्सा जलने वाली लकड़ी में शुमार हो सकता है, तो एक गधा आदमी का दोस्त भी हो सकता है। क्यों भाई, ठीक है ना? बीरबल की बात सुनकर हसन सकते में आ गया। बीरबल और गंगाराम की चाल उसकी समझ में आ गई। कुछ नर्म पड़ते हुए वो बोला, मुझसे गलती हो गई जहाँपना, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने गंगाराम के साथ धोखा किया। मैं उस बक्से को वापस करने को तैयार हूँ जहाँपना। तुम्हें उसका बक्सा वापस करना ही पड़ेगा हसन, लेकिन गंगाराम के दोस्त की दाढ़ी बनाने के बाद। तो अब आ गया वो लम्हा जब हसन ने गंगाराम के दोस्त की दाढ़ी बनाई। सब लोग जोर जोर से हसन पर हंसने लगे। दिल्ली में एक बहुत ही तुनक मिजाज तड़कोमल नाम का आदमी रहता था। गुस्से की हालत में वो क्या कर बैठे कोई नहीं जानता था। एक दिन तड़कोमल को अपनी बीवी पर गुस्सा आया। सुनो मोगरा, कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि मुझे सब्जी में कम नमक पसंद नहीं है। माफ कीजिए, मैं अभी सब्जी में नमक डाल देती हूँ। इतना ज्यादा नमक? क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? मैं थोड़ी सी सब्जी और डाल देती हूँ। और इन रोटियों को देखो, ये तो मेरे दांत तोड़ देंगी। मुझे कहाँ से ऐसी बीवी मिल गई? ये बाल कहाँ से आ गया? कितनी बार मैंने कहा है कि मेरे खाने में कुछ मत डाला करो। तुम्हें ये बाल दिखाई नहीं देता?
मैंने नहीं देखा, गलती से गिर गया होगा। दोबारा ऐसा नहीं होगा, माफ कर दीजिए। अगर दोबारा तुमने ये गलती की तो मैं तुम्हें नाई के पास ले जाकर तुम्हारा सर मुड़वा दूंगा। मुझे यकीन है फिर मेरे खाने में बाल नहीं मिलेगा। तड़कुमल का अपनी बीवी को तंबी करने के बाद भी जो होना था हो गया। तड़कुमल को खाने में एक बाल फिर से मिला। वो गलती से गिर गया होगा, मैंने तो अपने बालों को बांध रखा है जी। जाओ, फौरन जाओ और नाई को बुला कर आओ, जाओ। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मेरे बाल मत कटवाइए मेरे बाल, आप मुझ पर रहम कीजिए। नहीं, पिछली बार भी तुमने यही कहा था, लेकिन इस दफा फिर बाल निकला। जब तक तुम्हें सजा नहीं मिलेगी तुम नहीं सुधरोगी। चलो जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुनिए। जब मोगरा ने देखा कि उसके रोने का कोई असर उसके शौहर पर नहीं होगा, तो वो नाई के पास गई। उसने नाई को सारा माजरा सुनाया। तो वो नाई बोला, बहन, ये तो मेरे लिए भी मुमकिन नहीं है कि मैं आपके शौहर को समझा सकूं। एक काम करते हैं, हम बीरबल के पास चलते हैं, शायद वो कोई हल निकाल सकें। नाई और मोगरा बीरबल से मिले। उनकी बातें सुनने के बाद बीरबल बोला, जैसा मैं कहूं वैसा ही करना, ठीक है? तड़कुमल जी, जल्दी बाहर आइए। ओ नाई, और मोगरा कहाँ है? जी, बहन जी नहाने गई हैं। उसके बगैर उनके बाल ठीक से नहीं कटते ना। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक किया। आप एक काम और कीजिए, ये जहर लीजिए और फौरन खा लीजिए। जहर? लेकिन मैं क्यों जहर खाऊं भाई, क्यों? आप चाहते हैं कि मैं आपकी बीवी के बाल काटूं या नहीं? हाँ, तो उसे क्या मतलब आपका? बगैर आपके मरे मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? ये तो धर्म की किताबों में लिखा है। चलिए जल्दी से इसे खा लीजिए, जल्दी। मैंने 4 आदमियों को बुलाया है कांधा देने को, और एक बर्तन के लिए भी। हाँ, शमशान में चिता भी जल्दी तैयार हो जाएगी। गांव वाले भी वहां पहुंचने वाले हैं। जल्दी कीजिए, जल्दी, फौरन जहर खाइए। चलिए। नहीं मेरे भाई। क्यों नहीं? जल्दी खाइए इसे। बीरबल जी ने ये जहर खास तौर पर आपके लिए भेजा है। और आप जानते हैं क्या? हाँ, आपका आखिरी सफर बड़ा शानदार होगा। आप अपने मजहब को बहुत मानते हैं ना, इसलिए बादशाह भी आपके जनाजे में शामिल होंगे। आप वाकई बहुत किस्मत वाले हैं तड़कुमल जी। अब नहीं भाई, मुझसे गलती हुई, उसकी इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। लेकिन तड़कुमल जी, आप जो अपनी बीवी को इतनी बड़ी सजा दे रहे थे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरी गलती, वाकई मैं गलत था। मेरा गुस्सा मुझे ठीक से सोचने नहीं देता है। तुमने मेरी आंखें खोल दी भाई। मैं कौन हूँ आपकी आंखें खोलने वाला? ये तो सब बीरबल जी का कमाल है। हाँ।